अयास अपने केबिन में पेपर वेट को घुमाते हुए अपनी सोचों में गुम था। अचानक हुई कदमों की आहट से उसने खुद को संभाला और अपने सामने आलिया को देखकर कहा, तुम यहाँ? आलिया, आना पड़ा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा तुम्हारे घर आना तुम्हारे डैड को पसंद नहीं आएगा और मेरा तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। अयांश, क्या बात करना चाहती हो आलिया? तुम इस बेरुखी की वजह अच्छी तरह से जानती हो। मानती हूँ मैंने गलती की, पर मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या हम एक बार फिर से अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच सकते? अयांश, सॉरी आलिया, अब कोई भी रिलेशनशिप अफोर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आलिया, इतना तो मैं भी समझ गई हूँ कि कोई इतने सालों के रिलेशनशिप को ऐसे ही नहीं भूल जाता। ये तुम नहीं, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है। अयांश मुस्कुराते हुए उसके नज़दीक आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, नो आलिया, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ना प्यार की और ना नफरत की। मैंने तुम्हें हर तरह से आज़ाद कर दिया है। अगले ही पल आलिया अयांश के गले जा लगी और कहने लगी, सॉरी अयांश, प्लीज ऐसा मत कहो। अयांश उसे खुद से अलग करते हुए, सॉरी आलिया, बट तुम जैसा चाहती हो वैसा नहीं हो सकता। आई थिंक यू शुड लीव। आलिया, लेकिन अयांश, अयांश, तुम हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। प्लीज लीव। आलिया, आलिया अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबाते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अयास ने गहरी सांस छोड़ी और सोचने लगा, ये थी मेरी मोहब्बत जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी जीना छोड़ दिया था। आज उससे मिलकर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैं उसे जानता ही नहीं। उसने जब गले लगाया तो अजीब सा बेगानापन महसूस क्यों हुआ। कितनी आसानी से मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। क्या हो रहा है मुझे? मैं खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूँ। जिसको पाने की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने उसे ही ठुकरा दिया। मेरे जहन में बस एक ही नाम क्यों चल रहा है, आरजू। क्यारा को अपने सामने देखकर निशा जी चौंक गईं और फिर कहने लगी, तुम यहाँ? ओह, तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि कार्तिक इस वक्त घर पर नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि वो हॉस्पिटल में है। अब तुम यहाँ मुझसे मिलने तो आने से रहीं। क्यारा, आंटी, आज मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। निशा जी मुस्कुराते हुए, रियली? मैं तो जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या बात है। आओ बैठो। क्या लोगी तुम, चाय या कॉफी? नहीं आंटी, कुछ नहीं, क्यारा ने बैठते हुए कहा। क्यारा को खामोश देखकर निशा जी ने कहा, आई एम वेटिंग क्यारा। आई एम सॉरी आंटी, कार्तिक ने मुझे बताया उस दिन होली पर जो मैंने किया। वो आंटी, गलती से मैंने भांग पी ली थी, उसकी वजह से। रियली सॉरी आंटी, आपको बहुत बुरा लगा होगा। निशा जी, क्या कर सकते हैं, अब इन सब की तो आदत डालनी ही पड़ेगी। इससे ज़्यादा की तो तुमसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। उनकी बात से और बात करने के लहजे से क्यारा के मन को बहुत ठेस पहुंची और उसने कहा, आंटी, लगता है आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो। निशा जी, इस बात से भी क्या ही फर्क पड़ता है। जब अपने बेटे को ही पराया कर दिया गया तो दूसरों से कैसी शिकायत। ये कहकर निशा जी वहां से उठकर चली गईं। उनकी बातों से क्यारा की आंखें नम हो गईं और वो सोचने लगी, जब रिश्ते मजबूरी के धागों से बंधे हों तो उनमें दरार आ ही जाती है। मैं चाहती हूँ कि कार्तिक की फैमिली मुझे दिल से अपनाए, नहीं तो ये खुशियाँ अधूरी हैं। पर क्या कार्तिक से इस बारे में बात करना ठीक रहेगा? क्यारा इस कश्मकश से घिर गई। इंडिया, आरजू के वापस आ जाने से उसकी माँ और साहिल बहुत खुश थे। राधा जी, आरजू की माँ, तो आरजू के बिना बहुत उदास हो गई थी क्योंकि घर में वो ही थी जिससे वो अपने मन की बात कह पाती थी। और साहिल, वो भले ही आरजू से लड़ता झगड़ता था पर उसके बिना मुरझा सा गया था। आरजू भी घर आकर एक सुकून सा महसूस करती है। घर तो आखिर घर होता है। अपने परिवार के अपनेपन को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसकी माँ तो सुबह से उसकी फरमाइशों को पूरा करने में जुटी हुई थी। रात को डिनर के वक्त भी सारा खाना आरजू के पसंद का ही था, जिसे देखकर साहिल ने माँ से कहा, वाह भाई वाह, अपनी बेटी की पसंद की चीजों की लाइन लगा दी। अपने बेटे का भी जरा सा ख्याल कर लेती। माता श्री, आरजू, इतने दिनों से तुम्हारी मर्जी का ही सब हो रहा था।
मुझे देखते ही तकलीफ होने लगी तुझे। साहिल, वैसे बोल तो सच्ची रही हो आप। तुम्हारे पीछे से ऐस थी मेरी। ऐसा करो, आप वापस वहीं चली जाओ। साहिल ने आरजू को चिढ़ाते हुए कहा। कौन कहाँ जा रहा है? अविनाश जी ने आते हुए कहा। तो दोनों चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए और एक साथ बोले, कोई नहीं पापा। अविनाश जी, आरजू, कैसा लग रहा है घर वापस लौटकर? आरजू, जी बहुत अच्छा पापा। सभी मिलकर खाना खा रहे थे। अविनाश जी ने खाना खाते खाते कहा, वैसे एक और वजह भी है तुम्हें अचानक से इंडिया वापस लाने की। आरजू, वो क्या है पापा? अविनाश जी, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। लड़का पढ़ा लिखा समझदार है और फैमिली भी मुझे अच्छी तरह से जानती है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम उनसे मिलने के लिए तैयार हो? ये सुनते ही आरजू का दिल तो बैठ सा गया। अभी तक तो वो अयान से दूर होने की बात अपने दिल को समझा नहीं पाई और उसके ऊपर से ये दूसरे दिल को दहला देने वाली बात उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो अचानक से बोल उठी, नहीं पापा। उसका जवाब सुनकर अविनाश जी का हाथ वहीं रुक गया और उन्होंने सवालिया निगाहों से आरजू की तरफ देखते हुए कहा, इसकी वजह जान सकता हूँ? आरजू ने नासमझी में बोल तो दिया, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पापा को क्या जवाब दे। कैसे उन्हें कह दे कि उसे ऐसे लड़के से प्यार हो गया है जो उसे प्यार करता है या नहीं, ये भी नहीं जानती। कैसे उन्हें बताए कि अयान से उसे मोहब्बत हो गई है। आरजू को खामोश देखकर अविनाश जी ने कहा, कुछ पूछा गया है तुमसे? आरजू पापा की आवाज़ सुनकर सहम गई और दबी सी आवाज़ में बोली, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उसकी बात सुनकर अविनाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं कल ही उन्हें बुलवा लेता हूँ। आरजू ने जैसे तैसे खाना निगला और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। वहां आते ही दिल में रुके हुए जज्बात बह उठे। वो तो कनाडा से वापस आ गई थी, पर अपना दिल वहीं छोड़ आई थी, अपने अयाज के पास। आगे क्या होगा, यह सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। दोनों एक दूसरे से इतना दूर थे, फिर भी एक दूसरे के ख्यालों से जकड़े हुए थे। अयास मोबाइल में आरजू की तस्वीर देखते हुए उसके साथ बिताए गए हर पल, हर लम्हे को महसूस कर पा रहा था। इन लम्हों के एहसास ने ही उसके लबों पर मुस्कान बिखेर दी थी। जिसके जिक्र से ही दिल खुश हो जाए, वो इंसान हमें सबसे प्यारा होता है। बस यही बात अयांश को समझनी थी। इन खूबसूरत लम्हों में खलल डालने के लिए उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर आलिया का नाम देखकर सारी खुशी मिनटों में गायब हो गई। उसने फोन पिक करना जरूरी नहीं समझा। एक नहीं, दो नहीं, जब बार बार उसका फोन आने लगा तो अयास ने गुस्से से फोन रिसीव करते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है आलिया? देखिए, मैं आलिया की नेवर बोल रही हूँ। आलिया ने अपनी कलाई काटकर सुसाइड करने की कोशिश की है। हम उसे हॉस्पिटल ले आए हैं। उसके फ़ोन में लास्ट डायल किया गया आपका नंबर था, इसलिए आपको फ़ोन किया। आप आ रहे हैं ना? अयास, जल्दी से। जी, आई एम कमिंग। ये कहते हुए वो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। क्यों किया तुमने ऐसा आलिया? अयास ने आलिया के पास बैठते हुए कहा। आलिया, जीने की कोई वजह ही नहीं बची मेरे पास। मेरे पेरेंट्स ने तो कब से मुझसे मुंह मोड़ लिया और अब तुमने भी। ये कहते हुए आलिया की आंखों से आंसू बहने लगे। आलिया, ऐसा नहीं सोचते। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अयास ने ऐसा कहा तो आलिया ने उसे झट से गले लगाते हुए कहा, पर तुम्हारे बिना नहीं। आई एम सॉरी अयास, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहती। माफ कर दोगे ना अपनी आलिया को? बोलो ना अयास, मेरे पास अपना कोई नहीं है। प्लीज अयांश। ये कहते हुए आलिया के रोने की रफ्तार बढ़ गई। अयांश ने उसे चुप कराते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आलिया, मैं हूं तुम्हारे साथ। अयांश के इतना कहते ही आलिया ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, पर अयांश के हाथ उसे बाहों में भरने के लिए नहीं उठ पाए। कार्तिक और क्यारा एक रेस्टोरेंट में मिले। क्यारा के चेहरे की परेशानी भांपते हुए कार्तिक ने पूछा, इतनी उदास क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? या तुम्हारी बहन इंडिया वापस चली गई, इस बात से उदास हो? क्यारा, नहीं कार्तिक, ऐसी कोई बात खास नहीं है, बस यूं ही। क्यारा अभी भी सोच में थी कि वो कार्तिक से निशा जी के बारे में बात करे या नहीं। कार्तिक, पर मुझे अपनी क्यारा हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छी लगती है। स्माइल प्लीज। कार्तिक ने कहा तो क्यारा के होंठों पर हंसी फैल गई, जिसे देखकर कार्तिक ने कहा,
मेरी क्यों हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए? हंसते हुए बातें करते करते कियारा ने कार्तिक से पूछा, कार्तिक, तुम्हारी फैमिली में सब हमारी शादी को लेकर खुश है ना? कार्तिक, ऑफ कोर्स कियारा। कीर्ति तो दिन गिन रही है और डैड मेरी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने तो सब डिसाइड कर लिया है कि कब क्या करना है। और मम? कियारा ने पूछा। कार्तिक, मम तो कब से मेरी शादी के सपने देख रही हैं। अब जाकर उनके सपने पूरे होने वाले हैं। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? कार्तिक ने अचानक रुककर पूछा। कियारा, बस ऐसे ही। कार्तिक उसका हाथ पकड़ते हुए। क्यों? तुमसे किसी ने कुछ कहा है? मॉम ने? बोलो कियारा, कुछ हुआ है? कियारा, नहीं कार्तिक, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैं चाहती थी हमारी शादी में सबकी खुशियां शामिल हो। कियारा ने कहते हुए बात को संभाल लिया। वो कार्तिक का अपनी मम पर विश्वास देखकर चाहते हुए भी कार्तिक को निशा जी के बारे में नहीं बता पाई। आरजू के घर में सुबह से तैयारियां चल रही थीं। आज लड़के वाले जो आने वाले थे। जैसे जैसे उनके आने का वक्त नजदीक आ रहा था, आरजू का दिल डूब रहा था। बार बार दिल अयास को ही याद कर रहा था। पर हमेशा वो ही तो नहीं होता जो हमारा दिल चाहता है। सबको अपनी मोहब्बत मिल जाए, ये जरूरी तो नहीं होता। ये सोचते हुए आरजू बेमन से अपने परिवार की खुशी के लिए तैयार होने लगी। शाम को जब लड़के वाले उनके घर पहुंचे तो आरजू के परिवार वालों ने तहे दिल से उनका स्वागत किया। लड़के वाले को आरजू पहली नज़र में ही भा गई। दोनों परिवारों की सहमति से उन्होंने आज ही रोका करने का फैसला ले लिया। आरजू कुछ भी नहीं कह पाई और कहती भी तो क्या। जिस रास्ते की कोई मंजिल ना हो उस पर कदम लड़खड़ा ही जाते हैं। आज उसके नाम को किसी और के साथ जोड़ दिया गया। सभी के चेहरों पर खुशी थी, पर इन सब में आरजू का दिल टूटकर बिखर गया था, जिसकी आवाज़ किसी के कानों तक नहीं पहुंची। कार्तिक अयाज का इंतजार करते हुए विराज जी के साथ बैठा बातें कर रहा था। सामने से अयाज को आलिया के साथ आते देखकर दोनों हैरानी से अपनी जगह से खड़े हो गए। दोनों का रिएक्शन देखकर अयाज ने कहा, वो आलिया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो हमारे यहाँ ही रुकेगी। यह कहकर उसने आलिया से कहा, आलिया तुम जाओ रेस्ट करो। फिर सर्वेंट को उसका कमरा दिखाने को कहा। उसके जाने के बाद कार्तिक बोला, लेकिन अयांश, इसकी क्या ज़रूरत है? ऐसा क्यों कर रहा है तू? अयांश, ज़रूरत है कार्तिक। डैड, कार्तिक, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। डैड, वो क्या अयांश? अयांश, 2 दिन बाद मैं आलिया से सगाई कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर विराज जी और कार्तिक शॉक्ड ही रह गए। अयांश और आरजू दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत थी, फिर भी दोनों ने अपनी अलग अलग मंजिलें चुन ली। क्या दो प्यार करने वाले मिल पाएंगे? अयांश, तू तो पागल हो गया है। तुझे पता भी है क्या बोल रहा है तू? कार्तिक ने अयांश की बात सुनकर तेज आवाज में कहा। अयांश, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। कार्तिक, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया? अयांश, इसमें प्रॉब्लम क्या है कार्तिक? मैं हमेशा से आलिया को चाहता था और आज जब उसे अपनी गलती का एहसास है तो हमें एक हो जाना चाहिए। कार्तिक गुस्से से, कितनी आसानी से तुम उस लड़की के हाथों से मैनिपुलेट हो जाते हो। हमेशा वो तुम्हारे सामने अपने प्यार का दिखावा करती है और तुम उसकी बातों में फंस जाते हो। अयांश, ऐसा कुछ नहीं है कार्तिक। कार्तिक, ऐसा ही है मेरे भाई। आंखें होते हुए भी तू अंधा हो चुका है। विराज जी, जो अब तक खामोश थे, वो बोल उठे। ठीक है यांस, तुम आलिया से सगाई करना चाहते हो, बेशक करो, पर इन सब की इतनी जल्दी क्या है? तुम अच्छी तरह से सोच लो, फिर फैसला कर लेना। यूं अचानक इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते। अयांश, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है। उसकी बात सुनकर कार्तिक गुस्से से फट पड़ा। तुझे जो करना है कर, भाड़ में जा तू। यू नो वाट, तू डिजर्व भी आलिया जैसी लड़की को करता है। जा अपनी आलिया के साथ खुश रह। यह कहते हुए कार्तिक गुस्से से वहां से निकल गया। विराज जी अयांश के फैसले से नाखुश थे, पर उसे अकेला छोड़ने के ऑप्शन नहीं थे उनके पास। अपने बेटे का आज तक साथ निभाते आए थे हर हालत में। आज भले ही अयांश का फैसला उन्हें ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी वो अयांश के साथ खड़े थे, अपने चहेते बेटे का दिल रखने के लिए। 2 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला।
आज सगाई वाला दिन आ गया था। घर में आलिया और अयाज की सगाई की तैयारियां चल रही थी। विराज जी अयाज का साथ तो दे रहे थे, पर उनके दिल की हर पल यही दुआ थी कि अयाज के जज्बातों के साथ फिर से खिलवाड़ ना हो। इन 2 दिनों में उन्होंने अयाज के चेहरे पर वो खुशी नहीं देखी जो होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुश होने का दिखावा कर रहा हो। शाम को गेस्ट सगाई के फंक्शन के लिए आने शुरू हो गए, पर अयाज की नज़रों को इंतजार था अपने भाई, अपने दोस्त कार्तिक का। यह पहली बार हुआ था जब उनमें कोई झगड़ा हुआ हो और उन्होंने बातचीत बंद कर दी हो। झगड़ते वो पहले भी थे, पर अगले ही पल मान जाते थे। आज अयाज को कार्तिक की सबसे ज्यादा कमी महसूस हो रही थी। उसकी हर एक खुशी, हर एक गम कार्तिक के बिना अधूरा था। कार्तिक का इंतजार करते करते काफी समय बीत गया। सभी उनकी सगाई की रस्में होने का इंतजार कर रहे थे। आखिर अयाज का विश्वास जीत गया। कार्तिक को आता देखकर अयाज की आंखों से आंसू छलक पड़ा। वो जल्दी से कार्तिक की तरफ बढ़ा और उसे गले लगाने को हुआ, तो कार्तिक ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, कोई गलतफहमी मत रखना। मैं तेरे लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ अंकल के लिए आया हूँ। जानता हूँ तेरी इन हरकतों की वजह से अंदर से टूट गए होंगे। तुझे नहीं, शायद, पर अंकल को मेरी जरूरत है। तेरे लिए तो तेरी आलिया ही काफी है। यह कहते हुए विराट जी की तरफ बढ़ गया। अयाज की आंखों से न जाने कितने ही आंसू बह उठे, पर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया और किसी को फोन करते हुए कहा, काम हो गया है ना। दूसरी तरफ से हाँ का जवाब सुनकर उसने कहा, वेरी गुड। आलिया सगाई को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। खुशी उसके चेहरे पर दमक रही थी। अयाज की उदासी तो जैसे उसे दिखाई ही नहीं दे रही थी, या फिर वो देखना ही नहीं चाहती थी। उसे तो जल्द से जल्द इस सगाई का होने का इंतजार था। सगाई की अंगूठियां लाई गईं, तो आलिया ने खुशी खुशी अपना हाथ आगे बढ़ा लिया। कार्तिक और विराट जी की आंखें बेबसी से नम हो गईं। आलिया की एक्साइटमेंट देखकर अयाज ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है आलिया। उसके ऐसा कहने पर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। अयाज ने सभी का ऐसा रिएक्शन देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या है ना, आलिया मेरे लिए बहुत खास है। तो ये सगाई में कुछ तो खास होना चाहिए। इसलिए सगाई से पहले मैं अपने और आलिया के कुछ हसीन पल जो हमने एक साथ गुजारे थे, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह सुनकर पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। अगले ही पल वहां अंधेरा हो गया और स्पॉटलाइट एक बड़ी सी स्क्रीन पर पड़ने लगी। अयास और आलिया के 3 सालों के रिलेशनशिप की तस्वीरें वहां पर एक एक करके दिखाई जा रही थी, जिसमें वो एक परफेक्ट कपल लग रहे थे, जिसे देखकर लोग उनके प्यार भरे रिश्ते की वाहवाही कर रहे थे। कार्तिक का तो ये सब देखकर दिमाग खराब हुआ जा रहा था। अचानक तस्वीरों के बीच एक वीडियो क्लिप प्ले होने लगी, जिसमें आलिया हॉस्पिटल में थी। अयास के उससे मिलकर बाहर निकलने के कुछ पल के बाद आलिया स्टाइल से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी अयांश, बट तुम्हें तो मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा, भले ही तुम चाहो या ना चाहो। मैंने तुम्हें प्यार से मनाने की कोशिश की थी, पर तुम नहीं माने, इसलिए मुझे सुसाइड का छोटा सा नाटक करना पड़ा। ये कहते हुए आलिया के चेहरे पर जहरीली मुस्कान फैल गई। ये वीडियो देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे और आलिया के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ने लगी। अयांश, देखा आपने, मेरी आलिया मुझे कितना चाहती है। वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, है ना आलिया। अयास ने चुपती निगाहों से आलिया की तरफ देखते हुए कहा और फिर से अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, पर क्या है ना कि मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ। मुझे तुम्हारी इस बेपनाह मोहब्बत से डर लगता है। अयास ने आलिया पर ताना कसते हुए कहा। अयास, जानती हो आलिया, थोड़े टाइम पहले इसी तरह हमारी एंगेजमेंट के दिन मैं भी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर तुम नहीं आई। तुमने मुझे, मेरे प्यार को, मेरे जज्बातों को रौंद कर आगे कदम बढ़ा लिए। आज फिर से हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी, पर होगी नहीं आलिया। इस बार मैं अपने कदम पीछे खींचता हूँ। तुम्हें भी एहसास होना चाहिए कि जिस इंसान से हम इतनी उम्मीदें रखते हैं, और वही इंसान जब उन उम्मीदों को तोड़ देता है तो कितनी तकलीफ होती है। ये तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी अयांश, आलिया ने गुस्से से दबे लफ्जों से अयान से कहा। उसकी बात सुनकर अयांश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आप सबको पता है कि आलिया मुझसे क्या कह रही है, कि मैं तमाशा कर रहा हूँ। मैं तमाशा कर रहा हूँ?
अयास ने गुस्से से अपनी बात दोहराते हुए कहा। अरे तमाशा तो तुमने बना दिया मेरी फीलिंग्स का। यू नो वाट आलिया, तुम मुझे एंगेजमेंट वाले दिन छोड़कर गई। इस बात के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, पर तुम फिर से मेरी लाइफ में आई सिर्फ पैसों के लिए। सब पता कर लिया मैंने आलिया। तुमने अपने मॉडलिंग करियर के लिए मुझे छोड़ा, क्योंकि अगर कोई रिलेशनशिप का टैग तुम पर लग जाता तो तुम्हारा मॉडलिंग करियर तो बर्बाद हो जाता। इसलिए तुमने सयांस को बर्बाद करना ज़्यादा बेटर समझा। और अब जब तुम पूरी तरह से कंगाल हो गई हो तो तुम्हें फिर से हमारा प्यार याद आ गया। कितनी आसानी से तुमने सिर्फ मेरी दौलत के लिए फिर से मुझे मोहरा बनाने का सोच लिया। पर इस बार मेरी किस्मत अच्छी कहो या तुम्हारी बदकिस्मती, मुझे उस दिन हॉस्पिटल में ही तुम्हारी सच्चाई का पता लग गया। पर मैं खामोश रहा, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। तुम्हारी हर एक कॉल की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। कहो तो वो भी सबके सामने सुना दूं? नहीं आलिया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारे लेवल जितना गिरना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अयास ने आलिया के नज़दीक जाकर अफसोस से उसे देखते हुए कहा। अयास ने सभी लोगों से हाथ जोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी गाइस, मैंने आप सबका बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज यहाँ कोई सगाई नहीं होगी, पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप सब खाना खाकर जाइएगा। आलिया की हरकतों से अयास का दिल इस बार बुरी तरह से टूट गया था। विराज जी ने उसे संभालते हुए उसे कसकर गले से लगा लिया। वो मनी मन खुश भी थे कि उनके बेटे की जिंदगी तबाह होने से बच गई। आलिया वहां से जाने लगी तो अयास ने कहा, रुको आलिया, आज के बाद मेरे रास्ते में आने की कभी सोचना भी मत। तुमने अयास का प्यार देखा है, उसकी नफरत नहीं। ये बात याद रखना, अगर अयास रह जाए अपनी जिद पर आ जाए ना, तो तुम्हें बर्बाद करने में मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। तुम अगर ऐसा ना करती तो शायद मैं बेवकूफ़ कभी समझ ही नहीं पाता कि सच्चा प्यार होता क्या है। तुम्हारी बेवफाई की बदौलत मेरी ज़िंदगी में सच्चे प्यार ने दस्तक दी। इसलिए बस इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी में मुझे दोबारा कभी मत मिलना। अयास ने अपनी पॉकेट से एक चेक को निकालकर उसकी हथेली पर थमाते हुए कहा, ये लो आलिया, इससे तुम्हारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिसके लिए तुमने ये सब किया था। एक बात और, मेरे बाद किसी और के जज्बातों से मत खेलना, बहुत तकलीफ होती है। ये कहते हुए वो बहुत इमोशनल हो गया और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। सॉरी यार, मैंने तुझे गलत समझा और पता नहीं क्या क्या कह दिया। कार्तिक ने अयास के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अयास, तू सॉरी क्यों बोल रहा है? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। हमेशा तू मुझे समझाता रहा, पर मैंने कभी तुम्हारी बात मानी ही नहीं। कार्तिक अयास के गले लगते हुए, छोड़ ना यार, बुरा वक्त था बीत गया। मैं खुश हूँ कि मेरे बेवकूफ़ से दोस्त ने जरा सी समझदारी तो दिखाई। अयास, मैं समझदारी दिखाता कैसे? उसका पूरा स्टॉक तो तूने ले रखा है। कार्तिक, चल अब, इतनी तारीफ की जरूरत नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर दीदू। साहिल ने आरजू को बर्थडे विश करते हुए कहा। आज आरजू का बर्थडे था। उसकी माँ हमेशा से ही उसके बर्थडे पर उसकी पसंद की हर चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखती है, पर आज तो उसे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल फील करवाया जा रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि आज पापा भी बहुत खुश दिली से इन सब में शामिल हो रहे थे। आरजू पापा के सामने तो खामोश रही, पर पापा के इधर उधर होते ही माँ से पूछने लगी, माँ, बर्थडे तो हर साल आता है, इस बार क्या खास बात है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये तेरा आखिरी जन्मदिन है ना इस घर में। अगले साल तो तू अपने जन्मदिन अपने ससुराल में मना रही होगी। ससुराल का ख्याल जहन में आते ही उसका दिल घबरा सा गया और ना चाहते हुए भी उसे उदासी ने घेर लिया। इन सबसे अनजान साहिल ने उसे छेड़ते हुए कहा, बस कुछ दिन और दीदी, फिर आपकी सत्ता इस घर से खत्म हो जाएगी। फिर तो मेरी ऐसी ऐस है। आरजू का मन तो पहले ही भर आया था। साहिल की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने साहिल से कहा, इतनी बुरी हूं मैं साहिल? आरजू की आंखों में आंसू देखकर साहिल जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, दीदी, आप मेरी बातों से रो रहे हो? आपको पता है मैं कुछ भी बकवास करता रहता हूँ। सॉरी दीदी, अगर आपको बुरा लगा है तो।
मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करूँगा। पर आप प्रॉमिस करो, आप ऐसे रोओगे नहीं। ये कहते कहते साहिल भी इमोशनल हो गया। राधा जी, क्या हो गया बेटा? साहिल को तो तू जानती है ना, हर छोटी बात पर तुझे परेशान करना उसकी आदत है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें प्यार नहीं करता। जब तुम यहाँ नहीं थी, सबसे ज्यादा मिस यही करता था तुझे। दीदू, सॉरी ना, साहिल ने कान पकड़ते हुए कहा। तो आरजू ने झट से उसे गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारी बातों पर कभी गुस्सा नहीं हो सकती। वो तो माँ ने ससुराल का नाम लेकर इमोशनल कर दिया। साहिल आरजू के आंसू पोंछते हुए, तो फिर ठीक है दीदू, हम जीजू को घर जमाई बना लेंगे। फिर तो खुश होना। आरजू झूठा मुस्कुराते हुए मन में सोचती है, पता नहीं खुश मैं रह पाऊंगी या नहीं। अयाज की यादों ने एक बार फिर से आरजू के मन को घेर लिया। आरजू को याद आया कैसे अयाज ने कितने प्यार से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और आज उसकी एक विश भी उसके नसीब में नहीं है। यह सोचते हुए उसकी आंखें छलक आईं। वो अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। तभी कमरे की खिड़की से उसे हार्ट शेप बैलून दिखाई दिए, जिन पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे आरजू। ये देखकर वो हैरान सी रह गई और कहने लगी, कौन कर सकता है ऐसा? अपने सवाल का जवाब जानने के लिए वो जल्दी से खिड़की के पास पहुंची, और जैसे ही उसने खिड़की से झांक कर देखा, उसकी तो जैसे सांसें ही थम गईं। दिल पर हाथ रखते हुए वो एकदम से पीछे हुई और अपनी आंखें मलते हुए एक बार फिर से खिड़की से झांक कर देखा। उसकी आंखें और दिल दोनों यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि अयास वहां मौजूद है। हैप्पी बर्थडे, अयास ने हाथ हिलाते हुए होठों में ही कहा। आरजू उसे देखती ही रह गई, जैसे कोई सपना हो। अयास ने उसे इशारे से नीचे आने को कहा, तो आरजू बिना कोई देरी किए सबसे नजर बचाते हुए उसके पास जा पहुंची। रात काफी होने की वजह से माँ, पापा और साहिल अपने रूम में थे। घर के बाहर गली में भी कोई नहीं था। आरजू उसके पास पहुंच तो गई, पर दिल को अभी भी तसल्ली नहीं हुई कि अयास उसके सामने खड़ा है। उसको अपने सामने देखकर अयास के दिल को करार सा आ गया। जब से वो कनाडा से वापस आई थी, अयास उसे एक नज़र देखने, उससे मिलने के लिए तड़प रहा था। आरजू को अपने सामने देखकर उसका दिल सुकून से भर गया। अयास ने आगे बढ़कर आरजू को बाहों में भर लिया और कहा, विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। उसके आगोश में समाकर आरजू तो जैसे सब कुछ भूल गई। उसका दिल खुशी से खिल उठा और उसका उदास चेहरा मुस्कुरा उठा। दोनों एक दूसरे की बाहों में एक अलग सा सुकून महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी आरजू के मन की आवाज ने उसे झंझोड़ा। आरजू, ये तू क्या कर रही है? तू भूल रही है कि अब तेरी किस्मत किसी और से जुड़ चुकी है। अपने परिवार, अपने पापा की इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा रही है। ये गलत है। ये ख्याल मन में आते ही आरजू सपनों की दुनिया से निकलकर जैसे हकीकत में आ गई, और वो जल्दी से अयान से अलग हो गई और अपने जज्बातों पर काबू रखते हुए बोली, अयास, तुम अचानक यहाँ कैसे? अयास मुस्कुराते हुए, अरे, तुम्हारी लाइफ का इतना स्पेशल दिन था, तो मुझे लगा मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए। एक बार तो ये लगा कि मैं बर्थडे खत्म होने तक तुम्हारे पास पहुंच ही नहीं पाऊंगा, पर दिल ने उम्मीद नहीं छोड़ी, और देखो, आई एम हेयर। 12 बजने में अभी भी वक्त है। तुम्हें पता है, सारे रास्ते में ये सोचता रहा कि जब तुमसे मिलूंगा क्या कहूँगा, क्या करूँगा। पर जब तुम्हें आंखों के सामने देखा ना, दिल बस तुम्हारा होकर रह गया, और इसे कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अयास अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। आरजू का मन चाह रहा था कि वक्त यहीं रुक जाए और वो यूं ही अपने अयास की बातें सुनती रहे, पर हमेशा हम वो नहीं कर पाते जो हमारा मन कहता है। आरजू ने अपने जज्बातों को रौंदते हुए अपने दिल को मजबूत करते हुए कहा, तुम कनाडा से सिर्फ मुझे बर्थडे विश करने आए हो? अयास, नहीं आरजू, मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। आरजू, यही तो मैं साफ लफ्जों में पूछना चाह रही हूँ कि तुम इतनी दूर मेरे लिए क्यों आए हो? अयंस, बिकॉज आई लव यू। हाँ आरजू, आई लव यू। सही मायने में प्यार क्या होता है, यह तुम्ही ने मुझे बताया है। मैंने अपनी लाइफ में अंधेरों से सिर्फ रिश्ता जोड़ रखा था। तुमने आकर मेरी जिंदगी में उजाला कर दिया है। तुमने मुझे सच्चे प्यार का एहसास करवाया, और मैं ये जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो
जितना कि मैं तुमसे करता हूँ। आरजू, अयांश, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सब क्या बोल रहे हो तुम? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आई नहीं थी, बल्कि लाई गई थी। तुम ये भी भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की रिप्लेसमेंट थी। मैंने वही किया जो मुझे कहा गया था। मुझे तुम्हारे ठीक होने तक तुम्हारे साथ रुकने के लिए कहा गया था, और मैंने वैसा ही किया। अब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। मेरा तुम्हारी लाइफ में अब कोई रोल नहीं है। उसकी बातें सुनकर अयांश को तो जैसे सदमा सा लग गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आरजू से ऐसा कुछ कहेगी। वो कनाडा से ना जाने कितने सपने संजोए यहाँ पंजाब आया था, सिर्फ आरजू के लिए। पर उसकी बातें सुनकर वो शॉक्ड ही रह गया और बोला, ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज कह दो, जो तुमने अभी कहा वो सब एक मजाक है। आरजू, क्या मेरी बातों से ये लग रहा है कि ये मजाक है? आई थिंक तुम्हें बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मेरी सलाह मानो, तुम कनाडा वापस चले जाओ। यहाँ तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये कहकर आरजू जल्दी से वहां से जाने को हुई तो अयास ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अयास का सवाल सुनकर आरजू का कलेजा फट गया। उसका मन था कि वो भागकर अयास के गले लग जाए और बताए कि वो उससे कितना प्यार करती है। पर उसने अपने दिल को कठोर करते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अयास उसको अपनी तरफ खींचते हुए, ऐसे नहीं, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। आरजू उसकी तरफ पलटी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यह सुनते ही अयास के हाथ से उसका हाथ छूट गया। आरजू बिना एक सेकंड गवाए वहां से भागकर घर के अंदर चली गई, क्योंकि इससे ज्यादा वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रही थी। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने अपने कमरे को बंद किया और वहीं जमीन पर बैठकर अपने आंसुओं को बेतहाशा बह जाने दिया। आरजू रोते रोते कहने लगी, सॉरी अयान, सॉरी, पर यहाँ हमारे प्यार को कोई नहीं समझेगा। पापा ने मेरे ससुराल वालों को जुबान दी है, और उनकी जुबान की कीमत उनकी जान से भी बढ़कर है। वो हमारे प्यार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए मुझे यह सब करना पड़ा। लोग कहते हैं कि जो अपने प्यार का साथ नहीं दे पाते उनकी किस्मत खराब होती है, पर मैंने अपनी बदकिस्मती अपने हाथों से लिखी है। मैंने खुद अपने प्यार को ठुकरा दिया। सॉरी अयांश, चाह कर भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। आरजू अयांश के दर्द को महसूस करते हुए न जाने कितनी देर आंसू बहाती रही। जिसको दर्द से राहत दिलाने के लिए वो उसकी लाइफ में गई थी, आज उसी के दर्द की वजह बन गई थी। यूं आंसू बहाते बहाते वही जमीन पर कब्बो नींद के आगोश में चली गई। उसे पता भी नहीं चला। उसकी आंख खुलते ही दिल में पहला ख्याल अयाज का ही आया। वो जल्दी से उठकर उसी खिड़की पर जा पहुंची जहां से उसने कल अयाज को देखा था। वहां अयाज को ना पाकर उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। मैंने खुद ही तो उसे वापस जाने के लिए कह दिया था, फिर ये झूठी उम्मीदें किस लिए? ये सोचते हुए आरजू अपने कमरे से बाहर निकलकर खुली छत पर आ गई। लगातार रोने की वजह से उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थी। उसने छत से नीचे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया तो एक आवाज ने उसके कदमों को वहीं रोक दिया। आरजू ने जैसे ही पलट कर देखा, अयास ने साथ वाली छत पर खड़े हुए मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। उसे एक बार फिर अपनी आंखों के सामने देखकर आरजू हैरान सी रह गई और हड़बड़ाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अयास मुस्कुराते हुए, तुम्हारा दीदार। आरजू, अयास, तुम पागल हो गए हो? अयास, बिल्कुल हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। आरजू, रात को मैंने तुम्हें कुछ समझाया था, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? अयांश, सब कुछ समझ गया मैं। जो तुमने कहा और जो तुमने नहीं कहा, और जो बाकी रह गया था वो तुम्हारी नाकों ने समझा दिया। आरजू, तुम्हें जो समझना है समझो, जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर आई। उसके जाने के बाद अयास मुस्कुराते हुए कहता है, फर्क तो तुम्हें पड़ता है, और इस बात की गवाही तुम्हारी आंखों ने दे दी है। अयास अभी आरजू की इस बेरुखी के बारे में सोच रहा था कि उसका फोन बज उठा, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने जल्दी से फोन पिक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैड। विराज जी, वेरी गुड मॉर्निंग सन। कैसा है तू? ठीक से पहुंच गया ना तू? खाना खाया तूने?
रात को अच्छे से सोया ना तू? अयांश, डैड डैड कम डाउन। इतने सवाल एक साथ। विराज जी, क्या करूं यार, आई मिस यू। तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है ना? अयांश, आदत तो मुझे भी नहीं है आपके बिना रहने की डैड। आई मिस यू टू। विराज जी उसकी आवाज़ सुनकर, तो इतना सेंटी क्यों हो रहा है? भले ही मैं तुझसे दूर हूँ, पर जब भी तुझे ज़रूरत हो ना बेटा, अपने डैड को एक आवाज़ लगा देना, मैं वहाँ हाजिर हो जाऊँगा। अच्छा छोड़ ये सब, मेरी बहू से मिला तो उसे अपने दिल की बात बताई? अयांश, उससे मिला भी और अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया, पर उसने तो मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। वो कहती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसने जो कुछ भी किया वो सब नाटक था, जो उसने आप दोनों के कहने पर किया था। विराज जी हैरानी से, आई डोंट बिलीव दिस। मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती। उसकी आंखों में मैंने साफ साफ तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? आयांश, आई डोंट नो डैड, पर इसके पीछे जो भी वजह है उसका पता तो मैं लगा ही लूंगा, क्योंकि इस बात का तो मुझे भी यकीन है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, बस मान नहीं रही है। डोंट वरी डैड, मैं आपकी बहू को लिए बगैर कनाडा वापस नहीं आऊँगा। विराज जी, बेस्ट ऑफ लक माई सन, गॉड ब्लेस यू। आरजू जल्दी से फ्रेश होकर माँ के साथ नाश्ते की तैयारियों में जुट गई। ये तुम्हारी आंखों में क्या हुआ है? राधा जी ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। आरजू, वो माँ, सिर में बहुत तेज दर्द था, इसलिए पूरी रात सो ही नहीं पाई। राधा जी, बेवकूफ है क्या तू? अगर इतना ही दर्द था तो मुझसे आकर दवा ले लेती। चल अब जल्दी से नाश्ता कर ले, फिर दवा लेकर थोड़ा आराम कर लेना। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उन्होंने कहा, इतनी सुबह कौन आया होगा? आरजू, मैं देखती हूँ माँ। राधा जी, तू रहने दे, मैं खुद ही देख लेती हूँ। नाश्ता तैयार है, जल्दी से टेबल पर लगा दे। तेरे पापा नाश्ते के लिए आते ही होंगे। राधा जी जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, उससे पहले ही अविनाश जी दरवाजा खोल चुके थे। सामने एक अजनबी को देखकर उन्होंने कहा, कहिए किससे मिलना है आपको? अयास मुस्कुराते हुए, नमस्ते अंकल, यह कहते हुए उसने जल्दी से उनके पांव छू लिए। लेकिन तुम हो कौन? उन्होंने सवाल किया। अयांश जी, मैं अयांश। इतनी देर में अयांश की नज़र पीछे खड़ी राधा जी पर पड़ी, तो उसने जल्दी से उनके पांव छूते हुए कहा, नमस्ते आंटी जी। अविनाश जी, कौन अयांश? अयांश जी, मैं आपका नया पड़ोसी। वो क्या है ना, कल रात को ही शिफ्ट किया है ना, इसलिए राशन का सामान अभी तक खरीदा नहीं है। सुबह सुबह चाय पीने की तलब हो रही थी, तो सोचा क्यों ना आपसे चाय पत्ती ले लूं, और इसी बहाने आपसे मुलाकात हो जाएगी। अविनाश जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ गए। राधा जी, अरे बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ ना, अंदर आओ। अयास मुस्कुराते हुए, जी आंटी जी, ये कहते हुए अंदर आ जाता है और मन में सोचता है, सासू माँ तो बहुत स्वीट लग रही हैं, पर ससुर जी एकदम कड़क हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अयास बेटा। राधा जी, चाय पत्ती के अलावा बाकी सामान है आपके पास चाय बनाने के लिए? अयास कंफ्यूज होकर, वो, नहीं आंटी जी। राधा जी मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं बेटा, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय ही बना लाती हूँ। अयास, नहीं आंटी जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राधा जी, कोई बात नहीं बेटा, आज आप मेरे हाथ की चाय पी लो। अयास, जी आंटी। अयास वहाँ बैठ तो गया, पर अविनाश जी की तीखी नज़रें उसे कंफ्यूज कर रही थी। इतनी देर में साहिल और आरजू भी नाश्ते की टेबल पर आ पहुंचे। सामने अयास को देखकर आरजू की तो सांसें सूख गईं। राधा जी ने उन दोनों से अयास को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, बेटा इससे मिलो, यह है मेरा बेटा साहिल, और यह है अयांश, हमारे नए पड़ोसी। अयांश हाथ आगे बढ़ाते हुए, हेलो साहिल। हेलो ब्रदर, साहिल ने उसका हाथ थामते हुए कहा। राधा जी, और यह है मेरी बेटी आरजू। अयांश ने आरजू की तरफ देखा तो उसने जल्दी से नजरें झुका ली। अयांश ने हाथ जोड़ते हुए उससे कहा, नमस्ते आरजू जी। आरजू ने जब उसकी तरफ पलकें उठाकर देखा तो उसने जल्दी से उसे देखकर आई विंक करते हुए मुस्कुरा दिया। अयास एक छोटी सी झील के किनारे टहलता हुआ आरजू के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत सुंदर पर सुनसान सी जगह थी, यहाँ शायद लोग कम ही आते होंगे। अयास बहुत खुश था, आरजू ने खुद से मिलने के लिए यहाँ बुलाया था। वो वक्त से कितनी देर पहले ही वहां पहुंच गया था।
उसकी नज़र बार बार हाथ पर बंधी घड़ी पर जा रही थी। उसे बेसब्री से इंतजार था आरजू के आने का। आज ये इंतजार भी उसे बहुत मीठा एहसास करवा रहा था। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सामने से आरजू को आते देखकर उसके दिल को करार सा आ गया और चेहरे पर मुस्कान आ गई। आरजू ने आते ही अयांस को तीखी नजरों से घूरा तो अयांस ने कहा, मुझे ऐसे मत देखो, नहीं तो तुम्हें फिर से मुझसे प्यार हो जाएगा। आरजू ने जल्दी से नजरें फेर ली तो अयांस उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। उसे मुस्कुराते देख आरजू ने कहा, क्यों कर रहे हो ऐसा? अयांस मासूम सा चेहरा बनाते हुए, मैंने क्या किया? आरजू, देखो ज्यादा बनो मत, ये हरकतें करना बंद कर दो। मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए कहा था और तुम मेरे पड़ोस में आकर रहने लगे, और तो और तुम घर पर भी आ गए। क्यों परेशान कर रहे हो? अयांस, तुम्हें परेशान करने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ अपनी मोहब्बत से तुम्हें रूबरू करवाने, किसी का दिल दुखाने नहीं आया। दिल से दिल जोड़ने आया हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मान नहीं रही हो। आरजू, तुम तो अपनी आलिया से प्यार करते थे ना, और अब तो वो तुम्हारे पास लौट आई है, फिर यहाँ क्या लेने आए हो? आयांस, प्यार? ये प्यार क्या होता है यही तो मैं समझ नहीं पाया, पर तुमने मुझे एहसास दिलाया कि प्यार क्या होता है। किसी के बिना कहे उसकी हर एक बात को समझ जाना, किसी की खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा देना, वो भी बिना किसी शर्त के, ये तुमने मुझे सिखाया। तुमने वाकई ही प्यार निभाया है। अब मेरी बारी है। आरजू, तुम समझते क्यों नहीं? मैंने जो भी किया कार्तिक के कहने पर किया। अयांश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा और बोला, अच्छा, जब तुम प्यार से मेरी बाहों में समा जाती थी, कार्तिक के कहने पर? मेरी जरा सी चोट पर दर्द तुम्हारी आंखों से बहता था, कार्तिक के कहने पर? तुम्हारी आंखों में जो मेरे लिए प्यार झलकता था, कार्तिक के कहने पर? तुमने खुद अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, कार्तिक के कहने पर? क्यों खुद से झूठ बोल रही हो? अयांश ने उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आरजू ने दूसरी तरफ देखते हुए अपनी पलकें झुका ली और जल्दी से पीछे हटते हुए बोली, तुम गलत फहमियों में जी रहे हो, प्लीज यहाँ से चले जाओ। अयास गहरी सांस लेते हुए, जब गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी तब चला जाऊंगा। जब मुझे लगेगा ना कि तुम मुझे प्यार नहीं करती, तब मैं किसी के बिना कहीं यहाँ से चला जाऊंगा। पर मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा भरोसा है। तुम खुद मेरी तरफ अपना हाथ जरूर बढ़ाओगी। आरजू, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें इंतजार के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आयांस, ठीक है, मेरा प्यार और तुम्हारा इनकार, देखते हैं कौन जीतता है। ये दीवाना मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार है। यह सुनकर आरजू का दिल तड़प सा गया। मत करो अयांस, तुम्हारी ये तड़प मुझसे देखी नहीं जाती। तुम्हें बेरुखी दिखाकर मेरा दिल हर पल टूट रहा है। मेरे लिए सब कुछ इतना मुश्किल मत करो। उसका मन बोल उठा। कहीं अयांस उसकी आंखों में उसके जज्बात ना पड़ ले। वो जल्दी से पलट गई और उसने अपने कदम वापसी की तरफ बढ़ा दिए। सीने में छुपा दर्द आंसू बनकर आंखों से बह उठा। उसे जाता देख अयांस की आंखें भी बेबसी से नम हो गईं और वो सोचने लगा, तुम जो कहना करना है करो, मैं भी अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। आरजू जब छत पर पहुंची, एक बार फिर उसने अयांस को अपने सामने मुस्कुराते हुए पाया। जिसकी फीलिंग्स को इतनी बेदर्दी से उसने कुचला था, वो अब भी सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। जिसे देखकर आरजू के मन में एक टीसी उठी। अयास ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब आई हो, इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। आरजू अपने जज्बात दबाते हुए, मैंने कहा था इंतजार करने को। अयास, ठीक है, तुमने नहीं कहा था, पर मुझे तो तुम्हारा इंतजार करना ही था। अच्छा सुनो, तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे लिए एक दिन एप्पल पाई बनाई थी जिसमें ढेर सारा नमक डाल दिया था। आज मैंने फिर से तुम्हारे लिए वही डिश बनाई है, टेस्ट करके देखो। आरजू, मुझे नहीं करनी टेस्ट। अयास, अरे खाकर तो देखो, बहुत अच्छी बनी है इस बार, नमक नहीं डाला है। आरजू, मुझे नहीं खाना। ये कहते हुए आरजू आगे बढ़ गई। अयांश, सिर्फ थोड़ा सा प्लीज, तुम्हें एक बार कह दिया ना, मुझे नहीं खाना। ये कहते हुए वो जैसे ही एकदम पलटी तो उसका हाथ लगने की वजह से प्लेट नीचे जा गिरी। आरजू को तो अंदाजा ही नहीं था कि अयांश उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया था।
अयास ने बहुत मन से और बहुत मेहनत से उसके लिए एप्पल पाई बनाई थी। उसका ये अंजाम देखकर वो मायूस सा होकर जमीन से उसे समेटने लगा। आरजू का दिल अपनी इस हरकत से गिल्ट से भर गया। अयास उसे समेटकर आरजू के सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए सीरियस होकर बोला, जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस कर सहेंगे हम। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।